गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं अपनी क्लास 10th की क्लास में आप सभी को अलंकार के बारे में बताऊंगी। अलंकार के प्रकार आपके उसमें कितने पढ़ने हैं और कितने नहीं पढ़ने हैं, अभी तक बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। उसके बारे में मैं आज आपको ये सारी जानकारी दूंगी। और जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो छंद हैं आपके, दोहा है, उन दोहा है, छंद में जो दोहा और ये सारी जो चीज़ें हैं उनको भी मैं आपका एक वीडियो बना के भेज दूँगी। चलो क्लास चालू करने से पहले हम सभी लोग आज अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार के भेद कितने होते हैं, अलंकार के प्रकार आपके उसमें कितने हैं। और क्लास चालू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल एजुकेशन बाय मी को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया है, तो वो जल्दी से मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आपको जो मैं आगे वीडियो डालूं तो आपको वो सबसे पहले मिल जाए। तो चलो आज क्लास हम चालू करते हैं। क्लास 10th की क्लास है ये, और आज हम सभी लोग अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। चलो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आज हम आपको अलंकार इस तरह से आपको समझा देंगे कि आप कभी भी उसको भूलेंगे नहीं। क्लास चालू से करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें। कहते हैं कि व्यस्त होने से, कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम व्यस्त हैं, तो व्यस्त होने से कोई व्यक्ति सफल नहीं होता है। अगर कहते हैं व्यस्त होने से कोई व्यक्ति सफल नहीं होता है। अगर वो व्यक्ति अपने बेकार चीज़ों में व्यस्त है तो वो क्या कर रहा है, वो सफल तो नहीं होगा। क्योंकि व्यक्ति जब तक वो अपने अच्छे कार्यों में व्यस्त नहीं होगा तब तक वो सफल नहीं हो सकता। आप अगर ये सोच लो कि हम बेकार कार्य करके व्यस्त हैं तो क्या है, बेकार है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप सभी लोग पढ़ाई में व्यस्त हो, ना कि बेकार चीज़ों में। चलो क्लास चालू करते हैं। आज कक्षा 10 की ये अलंकार की क्लास है। अलंकार का मतलब होता है आपका आभूषण, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि आभूषण। अलंकार मतलब आभूषण। तो अलंकार शब्द आपका क्या है कि अलंकार शब्द अलम धनकार दो शब्दों से मिलकर बना है। कि ये जो आप अलंकार पढ़ रहे हो तो अलंकार आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार शब्दों के योग से बना है। यहाँ अलम का अर्थ है भूषण तथा कार का अर्थ है वाला। मतलब अलंकार को जिसको बोलते हैं आभूषण बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में ज्वेलरी बोलते हैं। इसी तरह से अलंकार का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अलंकार का संधि विच्छेद करने पर इसका संधि विच्छेद होगा अलम धनकार। अलम का मतलब हो जाता है, देखो यहाँ पे दिया गया है, अलम का अर्थ होता है भूषण तथा कार का अर्थ हो जाता है वाला, अर्थात जो अलंकृत करे, अर्थात शोभा बढ़ाने में सहायक हो, उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। अलंकारों के प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। इसमें ये बता रहे हैं कि अलंकार, चलो अब परिभाषा हम आपको समझाते हैं कि अलंकार जो है, तो अलंकार किन दो शब्दों से मिलकर बना, अलम धन कार। अलम का अर्थ क्या हो गया, भूषण, और कार का अर्थ वाला मतलब हो गया करने वाला, मतलब जो शोभा बढ़ाने में है, मतलब शोभा बढ़ाने में जो सहायक हो जाता है वहीं आपका अलंकार होता है। मान लो कोई एक स्त्री है, साधारण स्त्री है, वो कोई भी आभूषण ना पहने हो तो वो क्या लगेगी, इतनी अच्छी नहीं लगेगी। मगर बेटा वही स्त्री अगर जब आभूषण से सुसज्जित हो जाती है या आभूषण पहन लेती है तो वही स्त्री सुंदर लगती है ना। तो उसकी शोभा किससे बढ़ी,
अलंकारों से बड़ी कि नहीं बड़ी है। मतलब इसमें कहने का मतलब ये होता है कि जिन चीज़ों से व्यक्ति की शोभा बढ़ जाए, वहीं आभूषण है। तो जैसे एक सुंदर स्त्री की सुंदरता उसके आभूषणों से होती है, उसी तरह से बेटा ये जो काव्य होता है, काव्य का मतलब होता है जिसको हम कविता होती है या पद्य होते हैं जिसको हम गा सकते हैं, वही तो हमारा काव्य होता है कि नहीं होता है। तो काव्य में अगर हम अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे, उसी के अनुसार मतलब जैसी कविता है उसी के अनुसार अगर हम रस का प्रयोग कर रहे हैं, अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं, छंद का प्रयोग कर रहे हैं, भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहीं क्या होगा, काव्य की शोभा के यही इन्हीं से तो बढ़ी। तो इन्हीं को ही हम अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को भी हम अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ है भूषण और कार का अर्थ वाला हो गया वाला, अर्थात शोभा को बढ़ाने वाला। तो काव्य की शोभा किससे बढ़ती है, उसमें प्रयोग होने वाले रस चंद अलंकारों से बढ़ती है। जैसे एक सुंदर स्त्री की सुंदरता या एक स्त्री की सुंदरता उसके आभूषणों से होती है, उसी प्रकार से आपके काव्य की सुंदरता उसमें प्रयोग होने वाले रस चंद अलंकारों से होती है। अब आपको ये अलंकार की ये हो गई परिभाषा। अब अलंकार के प्रकार कितने होते हैं, तो देखो अलंकारों के दो भेद होते हैं, भेद को ही बेटा प्रकार बोलते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। की अलंकार के कितने भेद हुए, तो अलंकार के दो भेद हुए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ये तो हुए सभी के लिए अलंकार की परिभाषा और प्रकार। अब आपको कक्षा 10 में क्या पढ़ना है ये हम आपको बताते हैं। तो आपको शब्दालंकार के बारे में तो कुछ भी नहीं पढ़ना है, अर्थालंकार के जो प्रकार होते हैं आपके उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन तीनों के बारे में ही 10th क्लास में आपको पढ़ना है। क्यों, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में 10th क्लास में 3 ही अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में देखो क्या बताया गया है कि जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की उपमेय किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए, अर्थात अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसे कि किसी समान धर्म, गुण आदि के आधार पर समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि आपका ये जो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार, उपमा मतलब तुलना, बस इतना याद रखना कि उपमा अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाती है, वहाँ पर ये क्या हो जाता है आपका, वहाँ पर ये आपका उपमा अलंकार हो जाता है। कहते हैं कि जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर ये आपका उपमा अलंकार हो जाता है। कहते नहीं कि कभी कभी लोग कहते थे ना कि अरे तुम उनके समान हो ना, तो तुलना की गई, तो जहाँ पर तुलना की जाती है वहाँ पर बेटा आपका उपमा अलंकार हो जाता है। कि जहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाती है तो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाता है। कि कभी कभी देखा होगा लोग बोल देते हैं ना कि अरे तुम इनके समान हो ना, तो ये तुलना की गई ना बेटा। तो जहाँ पर आपको तुलना दिखाई जाए या किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाए तो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण में हम दिखा दें कि मुख मयंक सम मंजु मनोहर। कि मुख मयंक, मुख का मतलब हो गया चेहरा, मयंक का मतलब हो गया चंद्रमा, सम का मतलब समान, मंजु का मतलब सुंदर, मनोहर मतलब मनोहर है। तो इसमें आपका मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान सुंदर और मनोहर है। तो इसमें तुलना की गई ना, तुलना मतलब उपमा की गई। तो जब यहाँ पे किसी व्यक्ति के चेहरे की तुलना चंद्रमा से की जा रही है तो यहाँ पे आपका क्या हो गया,
उपमा अलंकार हुआ ना। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है ना कि जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाए तो वहाँ पर आपका क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो देखो उदाहरण के द्वारा हमने आपको बता भी दिया कि मुख मयंक सम मंजु मनोहर, कि यहाँ पर चेहरे की सुंदरता किससे की गई है? चेहरा मतलब किसके समान है? चंद्रमा के समान। तो यहाँ पे तुलना की गई। तो जब यहाँ पर बेटा तुलना की जा रही है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया आपका। अब आ जाता है दूसरा आपका रूपक अलंकार, कि जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित ना की जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। और चलो इसको बताने से पहले बेटा उपमा अलंकार की हम एक ट्रिक बता रहे हैं। जैसे आपको उदाहरण में सा, सी, से, सरिस आदि अगर वाक्य शब्द मिल रहे हैं तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे अगर आपको एक तो उदाहरण में खुद ही समझ में आ जाएगा उदाहरण पढ़ते समय कि अगर किसी व्यक्ति की किसी से तुलना की जा रही है तो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो गया। और उपमा अलंकार के साथ साथ जहाँ पर आपका सा, सी, से, सरिस आदि अगर आपको शब्द मिल रहे हैं तो वहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। अब आ जाइए आप रूपक अलंकार में, कि जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, कि जहाँ पर आरोप लगाया जाता है, कि जहाँ पे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाता है। और इसकी पहचान क्या है? कि आपको उदाहरण में योजक चिन्ह मिलेगा। योजक का मतलब होता है जो बीच में डैश लगा होता है, जैसे ये लगा है तो ये हो गया आपका योजक चिन्ह। आपको एक हम वीडियो बना देंगे, उस वीडियो में आपको हिंदी में कौन कौन से चिन्ह होते हैं उसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो रूपक अलंकार में क्या है कि जहाँ उपमेय या उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो जाता है। जैसे इसमें चरण कमल बंदो हरि राही, तो यहाँ पे योजक चिन्ह बना मिला और इसमें आरोप किया जा रहा है ना कि चरण कमल बंदो हरि राही, कि कमल के समान चरणों वाले उन श्री कृष्ण के चरणों की मैं क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। तो इसमें आरोप हो रहा है ना, भेद रहित आरोप किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। अब आ जाता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कि इसमें बेटा क्या है कि जो आपका उपमेय होता है उसमें उपमान की संभावना की जाती है, मतलब होता कन्फर्म नहीं होता है, मतलब कि ये नहीं होता कि नहीं है, संभावना की जाती है। जैसे कभी कभी मौसम खराब होने की वजह से आप लोग बोलते हो ना कि शायद आज, मतलब कन्फर्म तो नहीं होता है मगर आप संभावना बताते हो ना कि शायद आज, मतलब संभावना है कि आज बारिश हो जाए ना। तो इसी तरह से बेटा आपका ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अब इसकी पहचान क्या है कि यदि उदाहरण में आपको मनु, मानो, जनु, जानो जैसे शब्द मिल रहे हैं तो यह आपका क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। चलो इसका उदाहरण देखते हैं। सोवत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आता परयो प्रभा। देखो हमने क्या बताया था कि अगर उदाहरण में आपको मनु, मानो, जनु, जानो जैसे शब्द मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखो इसमें क्या कहा गया कि मतलब एक जो हिमालय पर्वत है तो वहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे पीले वस्त्र पहने हुए, कौन पीले वस्त्र पहनता था? श्री कृष्ण। तो जो सूर्य की लाल लाल किरणें हैं जो हैं तो उनको देखकर संभावना ऐसी हो रही जैसे वहाँ पे पीले वस्त्र पहनकर श्री कृष्ण सोए हुए हैं, तो संभावना व्यक्त की जा रही है ना। तो वहाँ पर मानो, मतलब मानो लग रहा है, मतलब अनुमान लगा रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपका बेटा हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आज आपने अलंकारों में जो 10th क्लास में आपके सब्जेक्ट में है 3 अर्थालंकार के प्रकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, आज मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैसेज के द्वारा हमें आप फिर से बता सकते हैं और हम आपको फिर से समझा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक
फिर मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि अभी तक अगर कोई किसी ने मेरे इस चैनल एजुकेशन बाय मी को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए। और आप हमें मैसेज के द्वारा बताइए कि मेरी ये क्लास आपको पढ़ने में कैसी लगती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।